जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम देखेंगे कि एसिड्स जो होती हैं वो आमतौर पर किस तरह रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ कैसे उनका रिएक्शन होता है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, और इसके साथ जो है वो आमतौर पर जो सल्फाइड्स होते हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो और एसिड और बेस जो होते हैं वो आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं, इन रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपना जो है वो टॉपिक का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो एसिड्स हैं उनका जो सबसे पहला रिएक्शन हम आज देखेंगे वो है मेटल्स के साथ रिएक्शन। धातुओं के साथ रिएक्शन आमतौर पर किस तरह करते हैं। याद रखिएगा, जो एसिड्स आमतौर पर हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मेटल्स के साथ बहुत एक्सक्लूसिव तरीके से एक्सप्लोसिवली जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, जिनको आमतौर पर जो है वो लाइट एसिड्स कहा जाता है, हल्के तेजाब होते हैं, इनको जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनके रिएक्शन जो है वो मॉडरेट तरीके से प्रोसीड करते हैं। इनके रिएक्शन जो है वो आहिस्ता होते हैं आमतौर पर, और इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव्स नहीं होते हैं। आमतौर पर जो मेटल्स के साथ रिएक्शन है उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक गैस पैदा करते हैं जिसको आमतौर पर जो है वो हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिंक हमारे पास मौजूद है। जिंक को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं डियर स्टूडेंट, तो H2SO4 हमारे पास यहाँ पर डाइल्यूट है, और इस वजह से जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका नतीजा क्या होगा। एक तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जिंक सल्फेट बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिंक जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज सल्फेट -2 माइनस होते हैं, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो जिंक सल्फेट बनेगा। 2 पॉजिटिव और 2 माइनस जो है वो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो जिंक सल्फेट होगा, और साथ ये जो H2 है ये हाइड्रोजन जो है वो गैस बन जाएगी और ये यहाँ से खारिज हो जाएगी। तो आमतौर पर हम जब हाइड्रोजन गैस वगैरह पैदा करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जब हाइड्रोजन गैस की तैयारी की बात की जाती है तो आमतौर पर एसिड और मेटल्स के रिएक्शन को ही वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पर वहां पर एक और रिएक्शन जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो जिंक और HCl का दरमियान रिएक्शन होता है। जिंक को जब हम क्या करते हैं HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इससे हमारे पास जो साल्ट बनता है वो जिंक क्लोराइड है, और साथ जो हाइड्रोजन यहाँ से है वो गैस की शक्ल में यहाँ से जो है वो इवॉल्व हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, खारिज हो जाती है, और इस तरह हमारे पास जो है वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनते हैं। और ये रिएक्शन भी लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट। इस इक्वेशन को बैलेंसिंग फॉर्म में अगर आप याद करेंगे तो जिंक का यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ क्योंकि 2 है, इधर 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगी, और हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन है हमारे पास है ये भी बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा मेटल्स के साथ। और इसका नतीजा क्या है कि जब भी जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं दे रिएक्ट विद मेटल्स, दे यूजुअली प्रोड्यूस या लिबरेट हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, और ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव भी होते हैं जब हम जो है वो आमतौर पर कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन जब हम हल्के तेजाब लेते हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में उनको यूज करते हैं, तो उसके नतीजे में रिएक्शन मॉडरेटली तरीके से चलते हैं, और उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस जो है वो आमतौर पर रिलीज होती है। डियर स्टूडेंट, सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है एसिड्स का वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ है। याद रखिएगा, कहा जाता है कि एसिड्स जब भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक खास गैस इवॉल्व होती है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और उस गैस को आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है। तो वेन एवर एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड अ बाइकार्बोनेट दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। ये तो साथ बनेंगे यहाँ पर रिएक्शन में, लेकिन जो मेन इसमें जो एक प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और आइए अब देखते हैं रिएक्शन के जरिए इसको साबित करते हैं। हमारे पास यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाया गया है। तो एक तो यहाँ पर जो है वो जो बनेगा हमारे पास साल्ट
सल्फाइड वो कैल्शियम सल्फेट बनेगा डियर स्टूडेंट, और उसके बाद ये जो कार्बोनेट है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और यहाँ का जो हाइड्रोजन H2 है ये यहाँ की एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिलके वाटर की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट जैसा कि मैंने शुरू में बताया है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवॉल्व होना है, खारिज होना है। तो आमतौर पर एसिड्स है व्हेन एवर रिएक्ट विद कार्बोनेट or bicarbonate, the main product that is formed during this reaction is carbon dioxide gas. Hopefully ये बात आपको याद होगी रहेगी। और उसके बाद हमारे पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl का रिएक्शन है। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट जो है वो साल्ट बनेगा, NaCl बनेगा। ये जो H है यहाँ से O के साथ मिलकर और इस H के साथ मिलके H2O यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ फिर यहाँ पर जो अहम प्रोडक्ट हमारे पास बनने जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो आमतौर पर लेबोरेटरी के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर हम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन ही करवाते हैं एसिड्स के साथ, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। तो ये भी बड़ा सिंपल तरीका है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करने का। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो ये है कि एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद कार्बोनेट्स or bicarbonate, the one main gas that is produced during this reaction is usually called carbon dioxide gas, इसको कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ, तो यहां पर डियर स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा कि यहां हमारे पास सल्फेट जो होता है आपको पता है वो एक रेडिकल है जिसका फार्मूला SO4 होता है, जबकि जो सल्फाइड्स होते हैं उसमें SO3 आमतौर पर जो है वो हम उसका जो फार्मूला लिखते हैं। तो SO3 वाले सल्फाइड्स होते हैं और SO4 जो है वो आमतौर पर सल्फेट्स होते हैं। तो यहां हम सल्फाइड्स की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि व्हेन एवर एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स है तो साल्ट यहाँ तो एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बन रहा है, साल्ट बनेगा, साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर मिलके H2O बनाएंगे। लेकिन यहाँ से SO3 से एक गैस आपको यहाँ इवॉल्व होता नजर आएगा जिसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है। तो सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस अ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका नतीजा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है सोडियम बाइसल्फाइड्स है, इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट होएंगे डियर स्टूडेंट तो इससे भी NaCl की फॉर्मेशन होगी, साथ यहाँ पर भी H2O बनेगा, और साथ यहाँ पर भी हमारे पास एक गैस इवॉल्व होगी जिसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स जो होते हैं आमतौर पर ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो पैदा करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पर ये गैस आमतौर पर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट तो वो रिएक्शन है विद सल्फाइड्स है। सल्फाइड्स होते हैं ये सल्फर के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सल्फर होता है, सल्फर के साथ आमतौर पर जो है वो मेटल्स मौजूद होते हैं। तो सल्फर के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं उनको सल्फाइड्स कहा जाता है, और सल्फाइड्स के साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट यहां पर आपको नजर आ रहा होगा तो इसका जो प्रोडक्ट हो सकता है हमारे पास है वो कौन सा होगा, Fe जो है वो ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा जिसको Fe4 फेरस सल्फेट कहेंगे। इसके ऊपर ये +2 है, ये -2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे और उसके नतीजे में हमारे पास जो फार्मूला रहेगा वो FeSO4 होगा। प्लस ये जो H2 है ये सल्फर के साथ मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस पैदा करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि सल्फाइड्स होते हैं वो आमतौर पर जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक जो रोडन एग लाइक स्मेल होती है जिसकी गैस की उसको हम आमतौर पर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इसका मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। डियर स्टूडेंट आपको ये भी मालूम होगा हम पहले बात कर चुके हैं कि जब हम आर्हीनियस कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वहां एसिड और बेस मिलके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस को आमतौर पर न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो यहां पर न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात कर लें तो फिर क्या होगा, हमारे पास एसिड HCl ले लेते हैं
और साथ जो है वो बेस NaOH ले लेते हैं, और इन दोनों का जो रिएक्शन होगा डियर स्टूडेंट HCl का और NaOH का, यहाँ पर जो H है हमारे पास ये Cl के साथ, H जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ, और इससे जो फॉर्मेशन हो जाएगी वो वाटर की होगी, और Na जो है वो Cl के साथ मिल जाएगा तो NaCl साल्ट बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम आमतौर पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहां पर हम बात कर रहे हैं तो हम आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसकी बात कर रहे हैं कि एसिड एंड बेस यूजुअली रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, मिलके वो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको ये भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, और वो ये है कि एसिड्स के आमतौर पर यूजेस पूछ लिए जाते हैं कि एसिड्स को आमतौर पर कहां इस्तेमाल किया जाता है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूजेस ऑफ एसिड। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम H2SO4 के यूजेस की बात कर लेते हैं। H2SO4 का जो मेजर यूज है, आपको पता है ये किंग ऑफ द केमिकल है, और किसी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज है उसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और जितना किसी मुल्क में H2SO4 का इस्तेमाल या यूज ज्यादा होगा, समझ लीजिएगा उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बहुत डेवलप्ड है। और इसी वजह से, क्यों, इसकी वजह ये है कि इसको फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम सल्फेट इससे बनाते हैं, अमोनियम सुपर फास्फेट इससे बनाते हैं, एक्सप्लोसिव जो होते हैं धमाका खेज मवाद जो होता है वो बनाए जाते हैं, पेंट इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, डाइज जो होते हैं रंग बनाने वाली इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स बनाने वाली इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और बैटरीज के अंदर इसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर जो है वो यूज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज का जो है वो यूज है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये इन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इसको एक कलीदी किरदार है हासिल है, जिन इंडस्ट्रीज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, डाइज इंडस्ट्री है, ड्रग्स इंडस्ट्रीज है, या फिर बैटरी जो होती है लेड स्टोरेज बैटरीज, उनकी इंडस्ट्री के अंदर इसको बहुत है अहम किरदार जो है वो हासिल है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम चले जाते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको हम कहते हैं। इसका जो इस्तेमाल भी डियर स्टूडेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में है, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में है, पेंट इंडस्ट्री में है, इचिंग डिजाइन जो मेटल्स के ऊपर है हम नक्शो निगार करते हैं, उसके ऊपर जो डिजाइनिंग करते हैं वो भी उसके अंदर नाइट्रिक एसिड का जो इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट है ड्रग्स के लिए जो है ड्रग इंडस्ट्री में भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। HCl का जहां तक इस्तेमाल है डियर स्टूडेंट, क्लीनिंग ऑफ मेटल, दांतों को ऊपर से साफ करने के लिए, उनका जंग वगैरह उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेनिंग यानी जो चमड़ा रंगने के कारखाने होते हैं, टैनरीज जिन्हें कहा जाता है, उस इंडस्ट्री में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ज्यादा यूज है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है इसके अंदर भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास बेंजोइक एसिड है जिसका फार्मूला C7H6O2 है। इसको कहां इस्तेमाल करते हैं? इसका जो मेजर इस्तेमाल है डियर स्टूडेंट है वो फूड प्रिजर्वेशन में है, खुराक को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास एस्टिक एसिड है डियर स्टूडेंट, एस्टिक एसिड का जो इस्तेमाल है जिसको सिरके का तेजाब हम कहते हैं, ये फ्लेवरिंग ऑफ फूड, खुराक को खुश जायका बनाने के लिए फूड प्रिजर्वेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको वेस्प जो है वो काट लेते हैं तो वेस्प के डंग के जो है वो उसके रिएक्शन को कम करने के लिए, डंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आमतौर पर जो है वो एस्टिक एसिड, सिरका जो है सिरके का तेजाब जो इस्तेमाल किया जाता है। वजह यह है कि जो वेस्प स्टिंग्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और उनके ऊपर एसिड से लगा के हम उनके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग का जो एलिमेंट है वो कम से कम हो जाता है। तो यूं हमारे पास ये चंद जो एसिड्स हैं इनके इस्तेमालात जो है वो बन जाते हैं। ये स्टूडेंट होपफुली आपको ये जो कंसेप्ट है बहुत ही ईजी है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो रिएक्शंस होते हैं मेटल्स के या एसिड्स के या आगे बेसिस की हम बात करेंगे, तो इनको अगर याद करना तो इसका बहुत ही सिंपल टिप है, वो ये है कि इसकी प्रैक्टिस की जाए, इन रिएक्शंस को लिखा जाए। जितना आप इन रिएक्शंस को, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो हल करते हैं तो हमें समझ में आते हैं और फिर याद होते हैं, इसी तरह इक्वेशंस को याद करने का, रिएक्शंस को याद करने का एक ही ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि आप रिएक्शंस को बार बार लिखें, और बार बार लिखेंगे तो आपको रिएक्शन आसानी से याद हो जाएंगे।
एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के साथ रिएक्शन हमने आज समझा, उसके अलावा बेसिस के साथ रिएक्शन को देखा, उसके साथ ही हमने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शंस देखे हैं, साथ हमने सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स को टच किया है और इसके साथ जो है वो सल्फाइड्स को हमने देखा है। यूजेस ऑफ एसिड्स में डियर स्टूडेंट हमने क्या देखा, यूजेस ऑफ एसिड्स में हमने सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस देखे हैं, नाइट्रिक एसिड के यूजेस देखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस को हमने टच किया यहाँ पर, और बेंजोइक एसिड के यूजेस को हमने टच किया है, और एंड पे जो है वो हमने एस्टिक एसिड जो है उसके यूजेस को टच किया। होपफुली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन ही आता होता है, यूजेस में से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की ये लॉन्ग फॉर्म का क्वेश्चन है। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस की तरफ बात करेंगे। उस वक्त तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।